क्या भारत अपनी सबसे बड़ी ताकत अपनी युवा आबादी को एक बोझ बनने से रोक पाएगा? सोचिए, 2047 तक भारत की 20% से ज्यादा आबादी स्कूल जाने की उम्र में होगी। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अध्याय 11 शिक्षा और स्वास्थ्य पर एक गहरी और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और ये एक ऐसा अध्याय है जो सीधे तौर पर विकसित भारत के सपने से जुड़ा है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। हम देखेंगे कि हमारी नीतियां जमीन पर कितना असर डाल रही हैं और भविष्य की चुनौतियां क्या हैं। और इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर संभव हो तो पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। आपका छोटा सा योगदान हमें आपके लिए ऐसा ही उपयोगी कंटेंट लाते रहने की प्रेरणा देता है। हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइक्स और जो मूल्यवान कमेंट्स आते हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, याद रखें, इस चर्चा के मुफ्त नोट्स प्रैक्टिस PYQs के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। प्रीमियम नोट्स और मेंस के मॉडल उत्तरों के लिए हमारे लेजेंड यूट्यूब मेंबर्स डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय की जो शुरुआत है वही एक बहुत बड़ी बात कहती है। ये मानती है कि देश का विकास 2 पिलर्स पर खड़ा है, अच्छी पढ़ाई और अच्छी सेहत। बिल्कुल। और सर्वेक्षण साफ कहता है कि हमने इन दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हाँ, जैसे शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी, टीकाकरण कवरेज में विस्तार। हाँ, और ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे की कहानी को समझना जरूरी है। जब सर्वे कहता है कि मृत्यु दर में कमी आई है, तो इसका मतलब है कि वो जो आशा कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत रंग ला रही हैं। मतलब दूर दराज के गांवों तक जो मोबाइल वैन पहुंच रही हैं, टेक्नोलॉजी ने टीके की सप्लाई को बेहतर बनाया है। ये सब दिखाता है कि जब फोकस जमीनी स्तर पर होता है तो नतीजे दिखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर एक सवाल मन में आता है। सर्वे बताता है कि भारत की 27% आबादी स्कूल जाने की उम्र, मतलब 3 से 18 वर्ष की है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। फिर भी UN के मानव विकास सूचकांक HDI में हमारा शिक्षा का स्कोर औसत क्यों है? हम अपनी इस ताकत का पूरा फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका मुख्य कारण है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, यानी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, EYS। EYS, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आज जो बच्चा स्कूल में एडमिशन ले रहा है, हम उससे अपनी पूरी जिंदगी में कितने साल की औपचारिक शिक्षा पूरी करने की उम्मीद करते हैं। भारत के लिए यह आंकड़ा 13.0 वर्ष है। अब इसकी तुलना कीजिए, चीन में यह 15.5 है और जर्मनी में 17.3 है। अच्छा, मतलब हमारे बच्चे औसतन दूसरे विकसित देशों के बच्चों से कम साल तक स्कूल में रह रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आती है, जिसका लक्ष्य इसे 3 से 18 साल की उम्र के लिए 15 वर्ष तक लाना है। और शायद इसीलिए क्वालिटी पर भी इतना जोर है। मुझे याद है 2018 के प्रीलिम्स में शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट के तहत शिक्षक की योग्यताओं को लेकर एक सवाल पूछा गया था। हाँ, ये दिखाता है कि UPSC भी सिर्फ नामांकन पर नहीं, बल्कि शिक्षा की क्वालिटी पर कितना ध्यान देता है। तो चलिए इसी क्वालिटी और पहुंच की बात करते हैं। भारत का स्कूल सिस्टम बहुत बड़ा है, लगभग 15 लाख स्कूल, करीब 25 करोड़ छात्र। ये संख्या ही अपने आप में बहुत बड़ी है। और NEP का लक्ष्य 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात पाना है। हाँ, यानी उस उम्र के हर बच्चे का स्कूल में नाम लिखा हो। और इस दिशा में अपार ID जैसी पहल की बात की गई है। अपार ID ये क्या है? अपार ID को आप छात्रों का एक राष्ट्र एक स्टूडेंट ID कह सकते हैं। ये एक डिजिटल ID होगी जिसमें छात्र के सभी अकादमिक रिकॉर्ड, उसके क्रेडिट्स और उपलब्धियां सब एक ही जगह पर सुरक्षित रहेंगी। अच्छा, तो इससे स्कूल बदलने पर या कॉलेज जाने पर बहुत आसानी हो जाएगी, है ना? बिल्कुल। इसके साथ ही सरकार अलग अलग समूहों के लिए खास योजनाएं भी चला रही है, जैसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTGs के बच्चों के लिए PM जनमान योजना, या फिर छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए जादुई पिटारा जैसा लर्निंग मटेरियल। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार दिख रहा है। स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट, बिजली, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं बढ़ी हैं। लेकिन सर्वे एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी दिखाता है।
माध्यमिक स्तर पर नेट एनरोलमेंट रेट यानी NER सिर्फ 52.2% है। 1 मिनट, क्या मैं ये सही समझ रही हूँ? इसका सीधा मतलब ये है कि 100 में से लगभग 48 बच्चे जो उस उम्र में होने चाहिए वो असल में स्कूल में नामांकित ही नहीं है। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप आउट रेट है। हाँ, प्राइमरी स्तर पर तो बच्चे स्कूल आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, खासकर 9वीं 10वीं कक्षा के आसपास, बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, स्कूल छोड़ देते हैं। इसके कई कारण हैं। घर से स्कूल की दूरी, आर्थिक मजबूरियां या घर के कामों में हाथ बटाना। तो इसका समाधान क्या है? क्या सिर्फ सरकार के भरोसे रहा जा सकता है? यहीं पर समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सर्वे में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव जालिंदर नगर के जिला परिषद स्कूल का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। वहां सब्जेक्ट फ्रेंड नाम का एक मॉडल शुरू किया गया। सब्जेक्ट फ्रेंड, ये सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है भी। जरा सोचिए, उस गांव के ही जो बड़े लड़के लड़कियां कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो छुट्टियों में या वीकेंड पर वापस आकर स्कूल के छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। वो उन्हें न सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं, बल्कि कोडिंग और रोबोटिक्स जैसी नई चीजें भी सिखाते हैं। ये दिखाता है कि समाधान हमेशा सरकार से नहीं आते, कभी-कभी वो समुदाय के अंदर से ही निकलते हैं। वाह! और इस मॉडल को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कम्युनिटी चॉइस अवार्ड भी मिला। ये तो कमाल का उदाहरण है। और ये मुद्दा सिर्फ सर्वे तक सीमित नहीं है। मुझे 2022 की मेंस परीक्षा में इसी से जुड़ा एक सवाल याद आ गया कि कैसे सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, समाज में शिक्षा के महत्व को लेकर जागरूकता भी जरूरी है। जालिंदर नगर जैसे मॉडल यही तो कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल, जागरूकता और भागीदारी दोनों बढ़ा रहे हैं, और इसका असर सीखने के परिणामों पर भी दिखता है। पैरक और एसर जैसे सर्वेक्षण बताते हैं कि महामारी के बाद बच्चों के सीखने का स्तर सुधरा है। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है माता-पिता की शिक्षा। शिक्षित माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक मजबूत डिमांड ड्राइवर बनते हैं। तो स्कूल में बच्चे बेहतर सीख रहे हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब यही बच्चे कॉलेज के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। क्या हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था इस बड़ी तादाद को संभालने और उन्हें रोजगार के लायक बनाने के लिए तैयार है? ये अगला बड़ा सवाल है। सर्वे के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों HEIs की संख्या में भारी विस्तार हुआ है। 2014-15 में जो संख्या लगभग 51,000 थी, वो अब 70,000 के पार हो गई है। IIT, IIM और एम्स जैसे बड़े संस्थानों की संख्या भी बढ़ी है। और आपने IIT के अंतर्राष्ट्रीय कैंपस की बात की, ज़ंजीबार और अबू धाबी में, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब हमारे देश में ही कई राज्य विश्वविद्यालयों की हालत खस्ता है, जहां 80% से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, तो क्या हमें अपना ध्यान और संसाधन बाहर लगाने चाहिए? देखिए, ये एक जायज चिंता है, और सर्वे इस बात को मानता है कि राज्य के विश्वविद्यालय SPUs हमारी उच्च शिक्षा की रीढ़ हैं। लेकिन सरकार का दृष्टिकोण ये है कि बाहर कैंपस खोलने से भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता से हमारे अपने संस्थानों पर भी बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बनता है। अच्छा। साथ ही NEP का एक बड़ा लक्ष्य उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना भी है। इसके तहत अब विदेशी यूनिवर्सिटीज भी भारत में अपने कैंपस खोल सकती हैं। मतलब मुकाबला सिर्फ देसी संस्थानों में नहीं, बल्कि विदेशी संस्थानों से भी होगा। हाँ, और उम्मीद ये है कि इस प्रतियोगिता से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये सीधे सीधे 2015 के एक मेंस के सवाल का जवाब देता है, जिसमें पूछा गया था कि क्या विदेशी संस्थानों के आने से भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। सरकार की नीतियां तो इसी दिशा में इशारा कर रही हैं। चलिए अब स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी सर्वे कुछ अच्छी खबरें देता है। पिछले 1 दशक में मातृ मृत्यु दर और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में भारत ने दुनिया के औसत से बेहतर काम किया है। इसमें भी डिजिटल तकनीक ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। सोचिए, एक तरफ ई-संजीवनी जैसा प्लेटफॉर्म है जो छोटे शहरों के मरीजों को वीडियो कॉल के जरिए बड़े शहरों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जोड़ रहा है। दूसरी तरफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हर नागरिक का एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट बन रहा है। देश में 1.8 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं। हाँ, ये सब मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रगति वाकई सराहनीय है और हमें 2013 के एक GS2 के प्रश्न की याद दिलाती है, जिसमें सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों MDGs को लेकर सवाल था। हम उन लक्ष्यों से तो काफी आगे निकल आए हैं,
लेकिन क्या पुरानी लड़ाइयाँ जीते जीते हम नई चुनौतियों के लिए तैयार हैं? यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हमारी लड़ाई संक्रामक बीमारियों से ज्यादा गैर संक्रामक बीमारियों यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCDs से है। सर्वे का एक चार्ट दिखाता है कि आज भारत में होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण हृदय रोग हैं। पुरुषों में 32% और महिलाओं में 29% मौतें दिल की बीमारियों से हो रही हैं। और इसके पीछे की वजह है मोटापा, जो एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन गया है। सर्वे इसके लिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स UPFs के बढ़ते चलन को जिम्मेदार मानता है। ये विषय तो 2025 के GS1 के प्रश्न से भी सीधे जुड़ता है, जिसमें फास्ट फूड कल्चर और स्वास्थ्य पर उसके असर के बारे में पूछा गया था। बिल्कुल, खराब खानपान और जो गतिहीन जीवन शैली है वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन एक और नई और उतनी ही गंभीर समस्या है डिजिटल लत। डिजिटल एडिक्शन। हाँ, यानी मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक इस्तेमाल। इसका असर सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि बच्चों के अकादमिक प्रदर्शन और उनकी सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। सर्वे इस समस्या से निपटने के लिए निम्हांस के शट क्लिनिक, जिसका पूरा नाम है सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और कर्नाटक सरकार के डिजिटल डिटॉक्स सेंटर जैसे प्रयासों का जिक्र करता है। तो एक तरफ दिल की बीमारियां और मोटापा, दूसरी तरफ डिजिटल लत। हम बीमारियों के एक दोहरे बोझ से जूझ रहे हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? आगे का रास्ता क्या दिखता है? सर्वेक्षण एक समग्र यानी होलिस्टिक दृष्टिकोण की बात करता है। ये सारी समस्याएं, खराब पोषण, डिजिटल लत, मानसिक स्वास्थ्य, NCDs, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। इनका समाधान टुकड़ों में नहीं हो सकता। इसके लिए एक खुली सार्वजनिक चर्चा की जरूरत है। हमें तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना होगा, जैसे UDIC+ जैसे सर्वे से स्कूलों का रियल टाइम डेटा इकट्ठा करना। और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का क्या? उन्हें भी तकनीक से सशक्त बनाना होगा। सर्वे आशा और ANM कार्यकर्ताओं के लिए ASHA बॉट जैसे AI चैट बॉट और डिजिटल डैशबोर्ड का सुझाव देता है। इससे वो अपने काम को बेहतर तरीके से ट्रैक कर पाएंगी और मरीजों को सही जानकारी दे पाएंगी। मतलब केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो एकीकृत हो, जवाबदेह हो और समय के साथ खुद को ढाल सके। बिल्कुल। तभी हम 2047 के लिए एक भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण कर पाएंगे। आज की चर्चा का एक महत्वपूर्ण विचार जो मुझे लगता है वो ये है कि सर्वेक्षण एक लचीले नागरिक, एक रेजिलिएंट सिटीजन के निर्माण की बात करता है। हाँ, एक ऐसा नागरिक जो स्वास्थ्य और आर्थिक झटकों को सह सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लचीलापन केवल सरकारी योजनाओं के माध्यम से बनाया जा सकता है, या इसके लिए हमें स्वास्थ्य, निरंतर सीखने और डिजिटल अनुशासन के प्रति अपने सामाजिक मूल्यों में एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता है? क्या हमें सिर्फ नियमों का पालन करने वाली अनुपालन यानी कंप्लायंस की संस्कृति से आगे बढ़कर खुद को सक्षम बनाने वाली क्षमता यानी कैपेबिलिटी की संस्कृति की ओर बढ़ना होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें बताएं। और हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करने पर भी विचार करें। याद रखें, मुफ्त नोट्स टेलीग्राम पर और प्रीमियम कंटेंट डिस्कॉर्ड पर आपका इंतजार कर रहा है। सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।